नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्यखंड के कवि कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी काव्य रचना का श्री गणेश 1950 में हुआ। काव्य के साथ साथ उन्होंने लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार आदि। उन्हें साहित्य अकादमी, प्रेमचंद पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कुंवर नारायण जी के साहित्य में मनुष्य तथा समाज के विचार द्वंद्व की जटिलता स्पष्ट झलकती है तथा उससे उनकी सहानुभूति का प्रादुर्भाव होता है। मशीन की तरह व्यवहार करने वालों के लिए उनकी संवेदना का संदेश बड़ा प्रबल है। उनकी कविताएं उनमें बेकार का झंझट, अखबारी तर्क और विचारों के स्थान पर नियमित भाव तथा कुशल चित्रण है। उनकी भाषा व शैली में यथार्थ की कर्कशता तथा स्वाभाविक माधुर्य दिखाई देता है। ये देखिए एक वृक्ष की हत्या का दृश्य। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने एक काटे हुए वृक्ष के माध्यम से प्रकृति पर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का उल्लेख करते हुए पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया है। आइए अब कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहले मैं एक भाग पढ़ूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ बताकर व्याख्या करूंगी। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। सर्वप्रथम पाठकगण कविता के शीर्षक पर ध्यान दें। शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, अर्थात एक पेड़ का वध। यहाँ कवि पेड़ का मानवीयकरण यानी पर्सोनिफिकेशन करते हुए उसको व्यक्ति के समान मानते हुए उसकी हत्या की घटना का विवरण पाठक को दे रहे हैं। अब की बार अर्थात इस बार जब कवि अपने घर लौटे तो वह बाहर नहीं खड़ा था। कौन? वही बूढ़ा अनुभवी पहरेदार जो सदा उनको घर के द्वार पर खड़ा मिला करता था। जिस तरह एक चौकीदार का काम होता है घर की रक्षा करना, उसी तरह जब तक कवि को याद पड़ता है वह बड़ा वृक्ष उनके घर के दरवाजे पर प्रतिष्ठित था और घर लौटने पर कवि की उससे भेंट होती थी। अब दूसरा भाग देखें। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार, खुरदुरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता।
सख्त, कठोर, खुरदुरा, दानेदार, तना यानी पेड़ का जो मोटा भाग होता है, मैला कुचैला, गंदा, पगड़ी, साफा, अक्खड़, विपरीत परिस्थितियों में डटा रहने वाला, बलबूता, शक्ति, सामर्थ्य। और क्या विशेषताएं थी उस पेड़ में? उसका शरीर मानो पुराने चमड़े जैसा था, पक्की जान वाला था, जिसको आसानी से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उसका तना यानी मोटा भाग दानेदार था, जो कि आपने देखा होगा पुराने पेड़ों के ऊपर होता है। यहाँ कल्पना कीजिए एक बूढ़े दरबान की, जिसकी मुंह की चमड़ी पर उम्र के कारण झुर्रियाँ पड़ गई हैं और उसने गंदे कपड़े पहन रखे हों। यहाँ कवि वृक्ष की उपमा बूढ़े चौकीदार की आयु, वेशभूषा, आकार, शरीर की समानता से करते हैं। चौकीदार का चित्रण पूर्ण करते हुए कहते हैं कि उसके हाथ में पतली सी राइफल है। वृक्ष के पास एक पतली सूखी डाली है यानी टहनी है। उसके सिर पर फूल पत्ती वाला साफा है, मानो जिस तरह आदमी के सिर पर साफा या पगड़ी होती है उस तरह। उसके पैरों में पुराने जूते हैं जो चलते समय आवाज़ करते हैं। जैसे चौकीदार में विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात चोर आदि आने का भय के सामने डटे रहने का निश्चय और सामर्थ्य होता है, उसी तरह पेड़ की जड़ें मजबूत थी, अतः वह सभी प्रकार के मौसम में दृढ़ रहने में सक्षम था। अब तीसरा भाग देखें। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। चौकन्ना यानी सजग, खाकी मिट्टी के रंग वाला, ललकारता चुनौती देता। सभी प्रकार के मौसम में वह वृक्ष सदा सजग रहता। चौकीदार की खाकी वर्दी से कवि मानो पेड़ के मटमैले रंग की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे पेड़ से बातचीत होती है जैसे किसी चौकीदार से होती है। जब वह कवि को चुनौती देते हुए पूछता, कौन? यानी चौकीदार भी कोई आता है घर के दरवाजे पे तो पूछता है, कौन? तब कवि दोस्त कहकर पेड़ की ठंडी छाँव में कुछ देर के लिए बैठ जाते थे। अब चौथा भाग देखिए। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। दरअसल यानी वास्तव में, अंदेशा, आशंका, लुटेरों से, डाकुओं से, नादिरों से, नादिरशाह जैसे क्रूर आक्रमणकारियों से, ईरान के बादशाह नादिर शाह जिन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और लूट माट करके चले गए थे। वास्तव में कवि के मन में पहले से ही आशंका थी कि कोई बाहरी शत्रु भारत पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए हमें मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने घर, नगर और देश की रक्षा में सजग रहना चाहिए, जिससे कोई लुटेरा, शत्रु आदि हमले में सफल न हो सके। यहाँ कवि का देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना स्पष्ट झलकती है। अब अंतिम भाग देखें। बचाना है नदियों को नाला होने से, हवा को धुएं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। हवा यानी वायु, जहर, विष, मरुस्थल, रेगिस्तान।
कविता के अंतिम भाग में कवि मनुष्यता, सभ्यता तथा पर्यावरण की रक्षा के महत्व को वाणी देते हैं। यदि हम अपने जल की स्रोत नदियों को नहीं बचाएंगे तो उनकी दशा नाले जैसी हो जाने का भय है। शुद्ध वायु तथा अन्न को दूषित होने से बचाना भी अनिवार्य है। पेड़ पौधों की रक्षा न करने से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन सकती है। इसके साथ साथ मनुष्य में मनुष्यता अर्थात सभ्यता होने को भी बचाना आवश्यक है, अन्यथा उनके व्यवहार में पशुवृत्ति अर्थात जंगलीपन आ जाने की संभावना है। आशा करती हूँ मेरी तरह आपको भी कुंवर नारायण जी की कविता अवश्य अच्छी लगी होगी।